एमए राजनीति शास्त्र के द्वितीय सेमेस्टर के प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर शिवहर्ष सिंह आज पुनः नाभिकीय प्रतिरोधकता अर्थात न्यूक्लियर डिटरेंस से संबंधित एक व्याख्यान आपके समक्ष आपके लिए प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कल पोस्ट किए गए अपने व्याख्यान में मैंने नाभिकीय प्रतिरोधकता के विषय में कुछ बेसिक और मौलिक बातें आपको बताई थी, जैसे कि प्रतिरोधकता शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई और प्रतिरोधकता की युक्ति या प्रतिरोधकता की विधि अनादिकाल से प्रयोग की जाती रही है, परंतु प्रतिरोधकता की अवधारणा यह आधुनिक समय में और अगर बहुत ही शुद्ध शब्दों में कहें तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सृजित की गई। नाभिकीय प्रतिरोधकता की अवधारणा एक नवीन राजनीतिक सिद्धांत है और एक समकालीन स्ट्रैटेजिक सिद्धांत है। इस अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए इसे परिभाषित करना आवश्यक है, परंतु नाभिकीय प्रतिरोधकता को परिभाषित करने से पूर्व प्रतिरोधकता की अवधारणा को समझ लेना बहुत ही समीचीन होगा। एक नव यथार्थवादी चिंतक हैं जिनका नाम है जॉन जे मीयरशाइमर। इन्होंने अपनी पुस्तक कन्वेंशनल डिटरेंस में कन्वेंशनल डिटरेंस अर्थात परंपरागत प्रतिरोधकता को स्पष्ट करने से पूर्व प्रतिरोधकता को परिभाषित किया है। जॉन जे मीयरशाइमर के शब्दों में, इन ब्रॉडेस्ट टर्म्स डिटरेंस is persuading an opponent not to initiate a specific action because the perceived benefits do not justify the estimated costs and risks। अगर इसका हम हिंदी अनुवाद करें तो जॉन जे मीयरशाइमर यह कहते हैं कि प्रतिरोधकता किसी प्रतिपक्ष को, शत्रु को कोई अमुक कार्य, विशिष्ट कार्य करने के विरुद्ध राजी करना है और यह स्पष्ट करके राजी करना है कि इस कार्य के फलस्वरूप उसके जो अवबोधित लाभ हैं, वे लाभ इस कार्य में होने वाली क्षति, इस कार्य की कीमत और इस कार्य में जो जोखिम उठाने पड़ेंगे उनके समक्ष ये उचित नहीं सिद्ध होते। और सरल शब्दों का प्रयोग करें तो हम कह सकते हैं कि प्रतिरोधकता किसी शत्रु पक्ष को, प्रतिपक्ष को किसी विशिष्ट कार्य के लिए या विशिष्ट कार्य करने से रोकने के लिए अपनाई गई एक युक्ति है, जिसके अंतर्गत हम प्रतिपक्ष के सामने यह स्पष्ट करते हैं कि उसने सोची गई कार्यवाही के फलस्वरूप जो लाभ अवबोधित कर रखा है, जो उसने यह सोच रखा है कि इस कार्य के फलस्वरूप हमें यह लाभ होगा, तो उसको यह स्पष्ट करना है कि इस लाभ की तुलना में उसके द्वारा सोची गई गतिविधि या कार्यवाही करने पर जो उसकी कीमत होगी, जो उसके जोखिम होंगे, वे बहुत अधिक होंगे और वे अवबोधित लाभ के समक्ष उचित नहीं प्रतीत होते। अर्थात यदि एक पक्ष अपने प्रतिपक्ष को किसी तरह से यह स्पष्ट कर दे कि जो कार्यवाही प्रतिपक्ष ने सोच रखी है उस कार्यवाही को न करना
उसी के हित में है, क्योंकि उस कार्यवाही के फलस्वरूप अवबोधित लाभ, उस कार्यवाही के दौरान होने वाली क्षति या उस कार्यवाही के दौरान उठाई जाने वाली कीमत और जोखिम के समक्ष उचित नहीं सिद्ध होता। जब प्रतिपक्ष को यह स्पष्ट हो जाएगा कि जो लाभ उसने सोच रखा है वह कार्यवाही के दौरान उठाए गए जोखिम और कार्यवाही की कीमत के समक्ष उचित नहीं सिद्ध होता, तो वह अमुक कार्यवाही जो उसने सोच रखी है उसको करने से बाज आएगा, अर्थात अमुक कार्यवाही जो कि प्रतिपक्ष ने सोच रखा है उसको करने से प्रतिरोधित हो जाएगा। अब अगर हम दूसरी परिभाषा की तरफ बढ़े तो एक थिंकर हैं ग्लेन एच स्नाइडर, जिन्होंने अपनी पुस्तक डिटरेंस एंड डिफेंस में यह लिखा है कि द ऑब्जेक्ट ऑफ डिटरेंस इज टू प्रिवेंट एन एनिमी फ्रॉम टेकिंग द डिसीजन टू यूज आर्म्ड फोर्सेस। अर्थात प्रतिरोधकता का उद्देश्य शत्रु को सैन्य बल प्रयोग करने का निर्णय लेने से रोकना है। यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि प्रतिरोधकता का प्रमुख उद्देश्य प्रतिपक्ष को या शत्रु पक्ष को या विरोधी पक्ष को सैन्य बल का प्रयोग करने या आक्रमण करने का निर्णय लेने से रोकना है। विद्यार्थियों, निर्णय मानसिक स्तर पर लिए जाते हैं, अर्थात यह एक साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। निर्णय लेना एक साइकोलॉजिकल या मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। अतः अगर प्रतिरोधकता का उद्देश्य शत्रु पक्ष को सैन्य बल का प्रयोग करने या आक्रमण करने का निर्णय लेने से रोकना है, तो यह स्पष्ट है कि डिटरेंस मानसिक स्तर पर प्राप्त किया गया एक परिणाम है। अर्थात यदि शत्रु के मन में, मानस में यह बात स्पष्ट कर दें किसी माध्यम से कि आक्रमण करना या सैन्य बल का प्रयोग करना उसके लिए बहुत अधिक जोखिम का कार्य होगा और इस कार्य के फलस्वरूप उसने जो लाभ सोच रखे हैं वे उन जोखिमों और उस कार्य की कीमत के समक्ष छोटे पड़ जाएंगे और बहुत ही अनुचित सिद्ध होंगे। किसी भी तरीके से वो जो गेन्स उसने सोच रखे हैं कि हमको होंगे उस आक्रमण के फलस्वरूप, वो किसी भी तरीके से कॉस्ट और रिस्क को जस्टिफाई नहीं करेंगे। तो वह मानसिक स्तर पर आक्रमण करने से रुक जाएगा, या उसी को हम कह सकते हैं वह प्रतिरुद्ध हो जाएगा या प्रतिरोधित हो जाएगा, डिटर कर जाएगा। अब प्रतिरोधकता की परिभाषा स्पष्ट होने के पश्चात हम न्यूक्लियर डिटरेंस अर्थात नाभिकीय प्रतिरोधकता को परिभाषित करने का प्रयास कर सकते हैं। एक बहुत अच्छी पुस्तक है जो मेरे मत से नाभिकीय प्रतिरोधकता विषय पर सबसे पहले पढ़ी जानी चाहिए, और यह बहुत ही अच्छी पुस्तक है। इसके लेखक हैं वाई हरकाबी और पुस्तक का नाम है न्यूक्लियर वॉर एंड न्यूक्लियर पीस। अभी तक नाभिकीय प्रतिरोधकता के विषय पर इससे अच्छी पुस्तक हमारी नज़र से नहीं गुजरी है। बहुत बढ़िया पुस्तक है, अगर आपको प्राप्त हो सके तो इस पुस्तक को ज़रूर पढ़ें। इस पुस्तक में नाभिकीय प्रतिरोधकता की अवधारणा को बहुत ही विस्तृत ढंग से स्पष्ट किया गया है और उसकी बहुत विस्तृत व्याख्या की गई है। वाई हरकाबी ने नाभिकीय प्रतिरोधकता को परिभाषित करते हुए लिखा है कि न्यूक्लियर डिटरेंस इज एक्सप्लॉइटिंग द mere presence of the nuclear weapons without activating them. Nuclear deterrence is exploiting the mere presence of the nuclear weapons
विदाउट एक्टिवेटिंग देम। अर्थात नाभिकीय प्रतिरोधकता नाभिकीय आयुधों की उपस्थिति मात्र का शोषण है। अर्थात नाभिकीय प्रतिरोधकता नाभिकीय आयुधों की उपस्थिति मात्र से लाभ उठाना है, बिना नाभिकीय आयुधों को क्रियाशील किए हुए। अर्थात बिना नाभिकीय आयुधों का प्रयोग किए हुए जब हम नाभिकीय आयुधों की उपस्थिति मात्र से शत्रु को आक्रमण करने से रोक देते हैं, प्रतिरोधित कर देते हैं, प्रतिरुद्ध कर देते हैं, तो इसी को नाभिकीय प्रतिरोधकता कहते हैं। प्रिय छात्रों, प्रतिरोधकता की उपरोक्त बताई गई दो परिभाषाएं और नाभिकीय प्रतिरोधकता की यह साधारण परिभाषा हमें अपना विषय आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त हैं। अब हम लोग परिभाषाओं से आगे बढ़कर इस बात पर गौर करेंगे कि प्रतिरोधकता के कितने प्रकार होते हैं। मूलतः प्रतिरोधकता दो प्रकार की होती है, परंपरागत प्रतिरोधकता और नाभिकीय प्रतिरोधकता। अंग्रेजी में कन्वेंशनल डिटरेंस और न्यूक्लियर डिटरेंस। कन्वेंशनल डिटरेंस का तात्पर्य है परंपरागत युद्धों को प्रतिरोधित करना। अर्थात परंपरागत युद्धों को प्रतिरोधित करने की जो कला है, जो स्ट्रैटेजी है, उसे हम कन्वेंशनल डिटरेंस कहते हैं। और जो नाभिकीय युद्धों को प्रतिरोधित करने की स्ट्रैटेजी है या कला है या युक्ति है, उसे हम नाभिकीय प्रतिरोधकता या न्यूक्लियर डिटरेंस कहते हैं। यहाँ पर एक बात और बहुत ही गौर करने वाली है कि विद्वानों ने ये बहुत अच्छा लिखा है कि कन्वेंशनल डिटरेंस इज डिटरेंस बाय डिनायल। अर्थात परंपरागत प्रतिरोधकता वंचन द्वारा प्रतिरोधकता है, एंड न्यूक्लियर डिटरेंस इज डिटरेंस बाय पनिशमेंट। और नाभिकीय प्रतिरोधकता दंड द्वारा प्राप्त की गई प्रतिरोधकता है। इसका तात्पर्य यह है कि नाभिकीय प्रतिरोधकता के अंतर्गत हम प्रतिपक्ष को, विरोधी पक्ष को नाभिकीय आयुधों से दंड देने की धमकी के माध्यम से आक्रमण करने से प्रतिरोधित करते हैं या रोकते हैं। इसीलिए नाभिकीय प्रतिरोधकता को डिटरेंस बाय पनिशमेंट, दंड प्रतिरोधकता या दंड द्वारा प्रतिरोधकता कहा जाता है। एक बार मैं फिर स्पष्ट कर दूं, चूंकि नाभिकीय प्रतिरोधकता की स्ट्रैटेजी के अंतर्गत हम शत्रु पक्ष को नाभिकीय आयुधों द्वारा दंड देने की धमकी देकर उसे आक्रमण करने से रोकते हैं या प्रतिरोधित करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए नाभिकीय प्रतिरोधकता को दंड प्रतिरोधकता या दंड द्वारा प्रतिरोधकता की संज्ञा दी जाती है, डिटरेंस बाय पनिशमेंट। इसके विपरीत परंपरागत प्रतिरोधकता के अंतर्गत हम शत्रु पक्ष को यह स्पष्ट करके प्रतिरोधित करते हैं कि उसे विजय श्री से वंचित ही रखा जाएगा। अर्थात शत्रु आक्रमण विजय प्राप्त करने के लिए करता है, लेकिन जो डिटर करने वाला या डिटरर है, प्रतिरोधक है, जो पक्ष प्रतिरोधित करना चाहता है शत्रु के आक्रमण को, वह शत्रु के समक्ष इस तरह की स्थिति उत्पन्न करता है, उसके मानस में यह बात प्रविष्ट कराता है
कि शत्रु को विजय श्री से वंचित ही रखा जाएगा, शत्रु विजय प्राप्त नहीं कर पाएगा। और जब शत्रु विजय प्राप्त नहीं कर पाएगा तो वह क्यों आक्रमण करेगा। अर्थात जब हम शत्रु पक्ष को यह स्पष्ट करके प्रतिरोधित करते हैं कि शत्रु पक्ष विजय नहीं प्राप्त कर पाएगा, शत्रु पक्ष को विजयश्री से वंचित ही रखा जाएगा, तो कोई भी शत्रु आक्रमण नहीं करेगा, वह आक्रमण करने से प्रतिरुद्ध हो जाएगा, प्रतिरोधित हो जाएगा। इसीलिए कन्वेंशनल डिटरेंस को, परंपरागत प्रतिरोधकता को डिटरेंस बाय डिनायल, वंचन प्रतिरोधकता या वंचन द्वारा प्रतिरोधकता कहते हैं। अर्थात उसको विजयश्री से वंचित रखने का दृश्य उसके समक्ष प्रस्तुत करके हम जब उसे प्रतिरोधित करते हैं तो यह परंपरागत प्रतिरोधकता कहलाती है। प्रिय छात्रों, अब चूंकि परंपरागत प्रतिरोधकता आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, आपके पाठ्यक्रम में केवल नाभिकीय प्रतिरोधकता है, इसीलिए हम लोग अपना ध्यान केंद्रित करेंगे नाभिकीय प्रतिरोधकता के अध्ययन पर। जैसा कि हमने बताया कि प्रतिरोधकता मूलतः दो प्रकार की होती है, उसी प्रकार नाभिकीय प्रतिरोधकता अर्थात डिटरेंस बाय पनिशमेंट, अर्थात वह प्रतिरोधकता जो नाभिकीय आयुधों द्वारा दंड देने की धमकी से प्राप्त की जाती है, वह भी मूलतः दो प्रकार की होती है। डिटरेंस, न्यूक्लियर डिटरेंस के कई प्रकार बताए गए हैं, लेकिन ये दो बहुत मौलिक प्रकार हैं, इनको आप अवश्य ध्यान में रखें। नाभिकीय प्रतिरोधकता के दो प्रमुख प्रकार इस प्रकार हैं, पैसिव डिटरेंस या पैसिव न्यूक्लियर डिटरेंस और एक्टिव डिटरेंस या एक्टिव न्यूक्लियर डिटरेंस। हिंदी में कहें तो नाभिकीय प्रतिरोधकता के दो प्रकार हैं, पैसिव डिटरेंस अर्थात निष्क्रिय प्रतिरोधकता और एक्टिव डिटरेंस अर्थात सक्रिय प्रतिरोधकता। अब पैसिव डिटरेंस या निष्क्रिय प्रतिरोधकता क्या है? जब कोई राष्ट्र नाभिकीय आयुधों के प्रयोग की धमकी द्वारा अपने स्वयं के ऊपर होने वाले आक्रमण को प्रतिरोधित करता है, तो इस प्रकार की प्रतिरोधकता निष्क्रिय प्रतिरोधकता कहलाती है। परंतु जब कोई राष्ट्र जो नाभिकीय शक्ति से संपन्न है, वह अपने मित्रों पर होने वाले या हो सकने वाले सैन्य बल के प्रयोग को या आक्रमणों को या आक्रमण को अपने नाभिकीय आयुधों के प्रयोग की धमकी द्वारा प्रतिरोधित करता है, तो इसे सक्रिय प्रतिरोधकता या एक्टिव डिटरेंस की संज्ञा दी जाती है। एक बार अगर फिर स्पष्ट करें तो हम ये कह सकते हैं कि निष्क्रिय प्रतिरोधकता वह प्रतिरोधकता है जिसके अंतर्गत कोई राष्ट्र अपने स्वयं के ऊपर हो सकने वाले आक्रमण को नाभिकीय आयुधों के प्रयोग की धमकी के माध्यम से रोकता है, तो इसे निष्क्रिय प्रतिरोधकता या पैसिव डिटरेंस कहा जाता है। और जब कोई राष्ट्र अपने नाभिकीय आयुधों के आधार पर, अपने नाभिकीय आयुधों के प्रयोग की धमकी के द्वारा अपने मित्र राष्ट्रों पर होने वाले या हो सकने वाले आक्रमणों को भी प्रतिरोधित करता है, तो इसे सक्रिय प्रतिरोधकता या एक्टिव डिटरेंस कहते हैं। उदाहरणार्थ, आप सबको मालूम है कि पूरे शीत युद्ध के दौरान अर्थात 1945 से लेकर के 1990 तक यूएसए और यूएसएसआर, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, दोनों एक दूसरे को प्रतिरोधित करते रहे हैं।
क्योंकि दोनों ही राष्ट्र नाभिकीय शक्ति से संपन्न रहे हैं और दोनों एक दूसरे को आक्रमण करने से प्रतिरोधित करते रहे हैं। यह निष्क्रिय प्रतिरोधकता पैसिव डिटरेंस का उदाहरण है, अर्थात अमेरिका स्वयं के ऊपर हो सकने वाले सोवियत संघ के संभावित आक्रमण को अपने नाभिकीय आयुधों के प्रयोग की धमकी द्वारा प्रतिरोधित करता रहा है और साथ ही साथ सोवियत संघ अपने ऊपर हो सकने वाले आक्रमणों को सोवियत संघ अमेरिका द्वारा स्वयं पर हो सकने वाले, अर्थात सोवियत संघ अमेरिका के आक्रमणों को अपने नाभिकीय आयुधों के प्रयोग की धमकी के द्वारा प्रतिरोधित करता रहा है। तो ये निष्क्रिय प्रतिरोधकता का उदाहरण है। परंतु जो न्यूक्लियर अम्ब्रेला या नाभिकीय छत्र अमेरिका ने अपने नेटो मित्रों को, नेटो एलाइज को, अर्थात नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या उत्तर अटलांटिक संधि संगठन के सदस्यों को, मित्रों को, जो अमेरिका ने नाभिकीय छत्र प्रदान कर रखा था, अर्थात अगर नेटो के किसी भी सदस्य पर आक्रमण होता है तो नेटो के चार्टर के अनुसार वह पूरे नेटो संगठन पर आक्रमण माना जाएगा। तो अमेरिका का नाभिकीय छत्र वह सारे नेटो के सदस्यों को उपलब्ध था, अर्थात अमेरिका अपने नाभिकीय आयुधों के माध्यम से अपने नेटो एलाइज पर हो सकने वाले आक्रमण को भी प्रतिरोधित करता रहा है। यह एक्टिव डिटरेंस या सक्रिय प्रतिरोधकता का उदाहरण है। तो प्रिय छात्रों, आज का यह ऑडियो नाभिकीय प्रतिरोधकता की परिभाषा, नाभिकीय प्रतिरोधकता के प्रकार और प्रतिरोधकता के प्रकार तथा उनका स्पष्टीकरण इस तक सीमित है। इसके पश्चात हम नाभिकीय प्रतिरोधकता की अवधारणा को और आगे बढ़ाएंगे और तीसरे ऑडियो में नाभिकीय प्रतिरोधकता की क्या आवश्यकताएं हैं, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ न्यूक्लियर डिटरेंस, इस विषय पर हम लोग बात करेंगे। थैंक यू सो मच।